Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Rights in the Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कहाँ पर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 32। अब इससे पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? हमें मालूम है हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। अब हमें राइट्स तो मिले हैं, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति हमारे राइट को वायलेट कर रहा है। अब जब कोई व्यक्ति उसको वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ जाएंगे? हमें कैसे अपना जो राइट है वो रीस्टोर हम कैसे करवा पाएंगे कि किसी ने हमारा राइट वायलेट कर दिया तो हम उस राइट को वापस ले सकें? उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये राइट्स को रीस्टोर करने का काम है, इसके लिए अब राइट्स हमारे सेफ रहे। मान लीजिए हमारे पास किसी तरह का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किसी ने हमारा राइट वायलेट कर दिया तो हम उस राइट को वापस ना ले पाए, तो ऐसे में वो राइट्स क्या हो गए? वो राइट्स हमारे लिए बेकार हैं। तो उन राइट्स को हम रीस्टोर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए उन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक राइट कौन सा दिया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसलिए इस राइट को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, या कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है और किसने कहा है? इस टाइप से 1 मार्क क्वेश्चन जो आपका आ सकता है। अब इसको राइट टू हार्ट एंड सोल क्यों कहा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि यही एक ऐसा राइट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई वायलेट करता है तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से रीस्टोर करवा सकते हैं, राइट। अब वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कंटेन्स अ वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसमें बहुत सारे लिस्ट में हमारे इंप्रेसिव जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनको हमने अभी सारा डिटेल में डिस्कस किया है, बट सिर्फ इनको लिख देना, मियरली राइटिंग डाउन लिस्ट ऑफ राइट इज नॉट एनफ। सिर्फ लिख देना, उनको प्रोटेक्शन ना देना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सा राइट दिया गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इस राइट को डॉक्टर B.R. अंबेडकर कंसीडर्ड दिस राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे B.R. अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। बिकॉज, क्यों कहा है? अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है। बिकॉज दिस राइट गिव्स द सिटीजंस द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ फंडामेंटल राइट रीस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। क्योंकि सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का राइट है, ये राइट इंडिविजुअल को ये अधिकार देता है, उसको ये राइट देता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को, राइट टू स्पीच को, राइट टू फ्रीडम को, कल्चरल फ्रीडम को, किसी भी राइट को अगर वायलेट करता है तो इन दैट केस वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। किसके लिए? अपने राइट को रिस्टोर करवाने के लिए, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो चले गए, अब आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है? हमारे राइट्स को रिस्टोर कैसे करवाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स। कुछ ऑर्डर्स जो है वो इशू करता है। इन ऑर्डर्स को क्या नाम दिया गया? इन ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ राइट नोन एज रिट। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिट? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट जिनको वायलेट किया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके रिस्टोरेशन के लिए जो ऑर्डर देता है उसको हम क्या कहते हैं? रिट, राइट। अब ये जो रिट्स हैं ये भी कई तरह की हैं। अगेन ये आपका टाइप्स ऑफ रिट्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ रिट्स में क्या है? कितनी तरह की रिट्स होती हैं? सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या है? एक ऐसा रिट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। अब मान लीजिए आपको किसी भी कारण से, बिना किसी रीजन के, बिना उसकी गलती से या शक के आधार पर, या जैसे भी आपको अरेस्ट करके पुलिस ले गई। अब ऐसे में क्या होगा? आप तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपका वकील या आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड
देन वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट लगाएगा कि मेरे इस पर्सन को बिना किसी रीजन के उसको जो है कोर्ट में डाला गया, यानी कि उसका राइट टू फ्रीडम जो है उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसको समाप्त किया गया है। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर इशू करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट ऑर्डर, जो क्या है कि हमें मालूम है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको विदिन 72 आवर्स जो है कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो वो कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकती है कि उस अरेस्ट पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और उसके बाद ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। फिर वो कोर्ट जो है उस ऑर्डर देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि उस अरेस्टेड पर्सन को जो है वो रिहा कर दिया जाए अगर उसको बिना किसी रीजन के, बिना सेटिस्फैक्टरी रीजन के, बिना कानूनी ढंग से उसको जो है बिना वजह अरेस्ट किया गया। अगर उसका कोई बेस नहीं है सेटिस्फैक्टरी तो कोर्ट जो ये रिट है ये ऑर्डर कर सकती है कि उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हैबेस कॉर्पस। अब सेकेंड रिट कौन सी है, दूसरी हमारी रिट है दैट इज मेंडेमस। अब मेंडेमस रिट क्या है, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। मेंडेमस में क्या होता है, रिट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इफ ही और शी इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई मिनिस्टर भी हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में भी हेड हो सकते हैं। तो कोई भी ऑफिस होल्ड करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी को प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से किन्हीं दूसरे लोगों के जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकती है, रिट इशू कर सकती है कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहा है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज मेंडेमस। अब तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप ऑफ रिट क्या है, दैट इज को वेरेंटो। अब को वेरेंटो क्या है, को वेरेंटो में क्या है, इफ द कोर्ट फाइंड that a person is holding office but is not entitled to hold the office, कि एक व्यक्ति कोई अच्छी ऑफिसर पोजीशन पर बैठा हुआ है, अगेन फिर से वही कहूँगी कि वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कोई ऑफिसर भी हो सकता है, पुलिस पर्सन भी हो सकता है, किसी ऑफिस का हेड भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस को होल्ड करके बैठा है लेकिन एक्चुअल में उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो उस पोस्ट को कंप्लीट नहीं करती। तो ऐसे में उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, रिट ऑफ को वेरेंटो रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी उस ड्यूटी से हटा सकती है कि उसके पास कोई राइट नहीं है, उसके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो उस पोस्ट पर रहे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हमें नाम ही बता रहा है, प्रोहिबिट करना, रोकना। अब ये क्या है, इशूड। अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट को कब इशू करती है, इशूड बाय हायर कोर्ट ओवर लोअर कोर्ट। ये हमेशा हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकती है, राइट। तो हमेशा हायर कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट को इशू करेगी, लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इफ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन। के अगर जो लोअर कोर्ट है वो ऐसे केसेस को टैकल कर रहा है जो कि उसकी जुडिक्शन पावर में आते ही नहीं है, यानी जिनको टैकल करने का उसके पास राइट ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो स्टेट्स के बीच में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है तो वो केस हमेशा कहाँ जाता है, टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर उसको लोअर कोर्ट टैकल कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि वो उस केस को कहाँ दे, हायर कोर्ट में दे, क्योंकि उस केस को हैंडल करने की जो जुडिक्शन पावर है वो उस लोअर कोर्ट के पास नहीं है, राइट। तो ऐसे में अगर लोअर कोर्ट उस केस को हैंडल कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि दो स्टेट्स के बीच का किसी बात को लेकर झगड़ा है, तो वो लोअर कोर्ट उस केस को टैकल करने का उसकी पावर नहीं है और फिर भी वो कर रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को, या हाई कोर्ट का कोई मसला है वो हाई कोर्ट में ही सॉल्व हो सकता है और उसको लोअर कोर्ट देख रही है, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को एक रिट इशू कर सकती है, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है सर्टी राइट। अब सर्टी राइट क्या है, इसमें क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर ऑफ
पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने, किसी ने लोअर कोर्ट में केस डाला, अब लंबा चले जा रहा है, वो उसको टैकल ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में अगर वो क्या कहती है कि आप उस केस को हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दो, राइट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें एक्शन से पहले ही कहा जाता है कि वो उनकी पावर का नहीं है, उसको हायर पर ट्रांसफर कर दिया जाए। इसमें क्या एक्शन हो गया लेकिन फैसला प्रॉपर ढंग से नहीं लिया जा रहा, वो ठीक ढंग से उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, वो हायर कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है। यहां हायर कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है विदाउट प्रोसेस, बिना किसी एक्शन के। यहां हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है आफ्टर टेकिंग एक्शन। क्लियर। तो ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में ही केसेस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां बिना एक्शन लिए ट्रांसफर होता है, यहां एक्शन लेने के बाद ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये रिट्स किसके लिए इशू की जाती हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है अगर उनके राइट्स वायलेट हुए हैं तो उन राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या केवल जुडिशरी है जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट होने के बाद उसको रिस्टोर कर सकती है, क्या इस जो डायरेक्शन में कोई और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो काम कर रही हैं? यस सॉरी, जुडिशरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मेनी अदर मेकनिज्म्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जुडिशरी तो कर ही रही है अपना काम, इसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ और मेकनिज्म भी हैं जो कि इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन विमेन एंड सो ऑन। अब इनका काम क्या है, जैसे अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है, ये किसके लिए काम करता है, अगर माइनॉरिटी के राइट्स को वायलेट किया गया है तो उनके राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए काम करता है। इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है ये किसके लिए काम करता है, शेड्यूल कास्ट के राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है। नेशनल कमीशन ऑन विमेन है तो ये किसके लिए करता है, ये विमेन्स के राइट की बात करता है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जो प्रोटेक्ट करती है राइट टू विमेन, मिनॉरिटी एंड दलित्स एंड सो ऑन, तो क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये रिट भी इशू कर सकते हैं लाइक द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? नो। तो आंसर क्या आएगा, नो। ये इंस्टीट्यूशंस रिट इशू नहीं कर सकती। ये केवल क्या करती हैं, ये इंस्टीट्यूशन मिनॉरिटी से रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड अगर इनके राइट की बात कर रहा है तो वो उन इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है। हाईलाइट करके वो कहाँ तक पहुंचाता है, हाईलाइट करके किसके सामने लेकर आती हैं, ये इंस्टीट्यूशन इश्यूज हाईलाइट करके सुप्रीम कोर्ट के आगे लाती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी तरह का रिट इशू करता है या इन लोगों के अगर फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट हुए हैं तो उनको रीस्टोर करवाने का काम केवल और केवल किसका है, दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और यू कैन से जुडिशरी का है। इज इट क्लियर। तो ये हमारा सारा किसके बारे में था, दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 32। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।